हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। चलिए बेटा, आज हम कर रहे हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बेट क्वेश्चन। कुछ पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज हम कर रहे हैं 106 से फिफ्थ पार्ट हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? रेशियोज का चैप्टर हमने पढ़ा था प्रैक्टिकली इसमें, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन से हैं? देखिए, ऐसे रेशियो जो इनकम और एक्सपेंसेस से जुड़े हुए रहते हैं, जो पीएनएल से जुड़े हुए रहते हैं, उन रेशियोज को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसे कि जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ठीक है, एक्सपेंसेस रेशियो, ये सारी चीज़ें होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर नहीं, प्रोप्राइटरी नहीं होगा। एक्सपेंसेस रेशियो, यस, एक्सपेंसेस रेशियो हमारा सही जवाब है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कवर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो? सॉल्वेंसी मतलब कंपनी के पास क्या असेट है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है वो देखने के लिए, जिसके अंदर हम कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उस पर बात करते हैं। तो देख लेते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं, टर्नओवर रेशियो सॉल्वेंसी में नहीं आता है। डेट इक्विटी रेशियो, यस, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, ये पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को डील करता है, इसलिए हम कहेंगे ये सॉल्वेंसी रेशियो है। टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डेट इक्विटी रेशियो। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूटिलिटी? आपको याद है CAS 8 पढ़ा था हमने, जो डील करता था यूटिलिटी से। वहां पे यूटिलिटी को डिफाइन क्या किया गया है कि ऐसी चीज जो आपके प्रोडक्ट को बनाने के काम में तो आती है पर प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि स्टीम है, बिल्कुल है, वाटर है, कंप्रेस्ड एयर है, ये सारी ही यूटिलिटी है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस ये यूटिलिटी में नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड यूटिलिटी सर्विस, क्योंकि ये नॉट एन यूटिलिटी, यूटिलिटी नहीं है। समझे? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 109, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड नहीं होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में? क्या कहा है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर डायरेक्ट कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब बेटा यहाँ पे है, मतलब स्टॉक की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आप किसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, जो उससे डील नहीं करते हैं उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अपीयर्ड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट? ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आती है? ये क्वेश्चन है रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर का, समझ गए आप? वहाँ पे हम फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालते हैं, फिर दोनों को मैच करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कौन सा आइटम है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में आता है? इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों में आता है। नोशनल इंटरेस्ट, यस, नोशनल इंटरेस्ट सिर्फ कॉस्ट रिपोर्ट्स में ही आता है, कॉस्ट अकाउंट्स में ही आता है। फाइनेंशियल अकाउंट में नोशनल इंटरेस्ट नहीं आता है। इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सब दोनों में आता है, फाइनेंस में भी आता है। और लॉस ड्यू टू कैपिटल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? रॉयल्टी पेड ऑन सेल 30,000 है, ठीक है। रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस 20,000 है, ठीक है। हायर चार्जेस फॉर द प्रोडक्शन इज 2,000, डिजाइनिंग चार्जेस 15,000, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज 22, ठीक है। सारी चीजें दे दी। पूछा क्या है? पूछा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, मतलब ये क्वेश्चन हो गया हमारा CAS 10 का, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्या हम रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट्स करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हायर चार्जेस करेंगे? हाँ। डिजाइन चार्जेस? बिल्कुल करेंगे। सॉफ्टवेयर के चार्जेस भी करेंगे, मतलब सारी चीज़ें ही आ जाएगी। टोटल कर दो आप। ये हो जाएगा 50, 52, 57,
789 क्या हो जाएगा 89,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 89,000। बेटा एक कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको हो सकता है कि सर रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स और रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस ये दोनों क्यों ले रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसा रहता है, मुझसे किसी ने पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बेटा क्या है कि रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, वो ओन प्रोडक्शन है या ओन सेल है, वो उसका निकालने का तरीका है कि हम उसकी कैलकुलेशन प्रोडक्शन यूनिट पे कर रहे हैं या सेल यूनिट पे कर रहे हैं। दैट्स इट, वो सिर्फ निकालने का तरीका है। बट जो रॉयल्टी एक्सपेंसेस है दैट्स डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो अब उसका पेमेंट मेथड चाहे सेल पे हो चाहे प्रोडक्शन पे हो, उससे उसके इंकरेंस में कोई अक्रेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17 शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल दे रखी है 1500 लाख रुपए की, रिजर्व दे रखे हैं 696 के, लोन दे रखे हैं 600 लाख के, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 774 के। टोटल एसेट 3570 की है, और फॉर द ईयर एंडेड 16-17 पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 900 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स इज रुपीज 360 lakhs एंड प्रपोज डिविडेंड इज 300 lakhs। ओके, तो हमसे पूछा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो भाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन अपॉन इक्विटी। तो देख लेते हैं क्या रहेगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 900 का, और प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 360। तो हम लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 540। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 540। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में हम बात करें, कैपिटल ले लेते हैं 1500 का, एंड रिजर्व ले लेते हैं 696 का। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 219। ठीक है, इंटू 100 आप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कितना परसेंट आंसर आ रहा है हमारा। 540 डिवाइड बाय 2196 इंटू 100 यह जाता है 24.59%। ऑप्शन कोई भी नहीं है इनमें से, कोई बात नहीं, हमारा आंसर यही होगा, हम इसी को लेकर चलेंगे। रेशियो के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बुक में भी कई जगह पे अलग अलग फॉर्मूले अडोप्ट किए हुए हैं, अलग अलग सजेस्टेड आंसर में से अलग अलग उठा के उन्होंने फिट कर दिए हैं, पर हम वही एक ही लेके चलेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 24.59%। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है। रॉयल्टी पेड ऑन द यूनिट प्रोड्यूस इज 20,000। ओके, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट यूज फॉर द प्रोडक्शन इज 2,000। डिजाइनिंग चार्जेस 15,000। ऐसे एक अभी आया था ना क्वेश्चन, ये था 111 ऐसे ही था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस है 22,000 रुपए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव बताइए, सेम वही क्वेश्चन है ये, तो बस इसमें से एक आइटम हटा दिया इन्होंने। ठीक है, एक आइटम हटा दिया है, तो ये हो जाएगा 20 22 44 59। ये तो हो रहा है 59,000 हो रहा है, टोटल ही कर दिया हमने। आंसर हो जाएगा हमारा 59,000। ठीक है, सिर्फ एक पहले वाले केस में ये रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स और था, वो यहाँ पे हट गया है, आंसर भी उतना ही कम हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है। ए कॉटन टेक्सटाइल मिल had cumulative waste percentage of 8% in glowroom, 6% in carding, 4% in drawing, and 4% in simplex, 9% in ring frame. For an input of 1,000 units of cotton in glowroom, the output of ring frame क्या होगा। मतलब ये किसका क्वेश्चन है, याद आया आपको, ये वेस्ट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। ये वेस्ट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान है, देखो इसको करना। हम ये कहते हैं कि पहली प्रोसेस में 1,000 यूनिट जाते हैं, जिसमें से 8% वेस्ट हो जाता है, तो क्या मैं ये कहूँ कि 0.92 बच पाता है। दूसरी प्रोसेस में 0.92 जाएगा और उसका 6% वेस्ट हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0.94 बचेगा। जो 92 आएगा उसका 94 बचेगा।
और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जो आएगा उसमें 0.96 बचेगा, और फिर 96 बचेगा, और फिर 0.91 बचेगा। आई थिंक ऐसा करने से आपका काम हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.92 इंटू 0.94 इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.91, ये आ रहा है 725.27। चेक कर लो क्या आपका आंसर है हमारे ऑप्शन में। यस, हमारा आंसर है 725.27। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं कि सर हमने वो पढ़ा है, पूरा हम फॉर्मेट बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। अरे भाई, हर क्वेश्चन में आप सेम फॉर्मेट बनाओ, जरूरी थोड़ी ना है। दिमाग का यूज करना है, शॉर्टकट निकालना है, दैट्स इट। तो पहली प्रोसेस में हमने 1000 डाला था, 8% वेस्ट हो गया, मतलब उसका आउटपुट निकला 90। यह अगले प्रोसेस का इनपुट बन गया, उसमें 6% वेस्ट हो गया, तो जो इनपुट आया उसका 9.94 आया। इस तरीके से हमने फाइनल आउटपुट निकाल दिया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ग्रोस सेल्स दे रखी है 16,500 की। एक्साइज ड्यूटी, मतलब ये पुराना है, पहले जीएसटी आएगा अब इसमें ना। पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, अब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो जीएसटी आएगा। इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है 42 लैक्स का। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 6250 का है, और पावर 2220 का है, और अदर एक्सपेंसेस जो है तो 215 लाख रुपए के हैं। वैल्यू एडेड बताना है। अच्छा, वैल्यू एडेड के लिए पहले तो जो जो आया वो लो। नेट सेल लेते हैं तो 16,500 में से 1240 कम कर दो, तो ये तो आ जाएगी नेट सेल। ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है, जोड़ दो, क्योंकि इनकम है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हम कॉस्ट ऑफ बीम्स कम करते थे, याद है आपको, बोट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज, तो कम कर दीजिए 6250। पावर भी कम कर दीजिए, और अदर ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है। क्या कम नहीं होता है? अगर कोई लेबर से रिलेटेड खर्चा होता वो हम कम नहीं करते। कोई लोकल टैक्सेज होते, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेज होते, वो हम लोकल नहीं, गवर्नमेंट टैक्सेज होते, वो हम कम नहीं करते। ध्यान रहे, लोकल टैक्स तो करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं करते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं, 16,500 माइनस 1240, ये तो हो गया नेट सेल, प्लस 42 माइनस 6250 माइनस 2220 और माइनस 215, ये आ रहा है 6617। ये वैल्यू एडिशन आपको बताया था। वैल्यू एडेड हम 5 लोगों के लिए निकाले हैं, 5 लोगों की प्रॉफिट है ये एक तरीके का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 6617। ठीक है। एंटिटी आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गए, एम्प्लॉई आ गए। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहे हैं। रूल 4 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 बिल, जो हमने 6 रूल पढ़े हैं ना, रूल 1 2 3 4 5 6 ऑफ सीआरए रूल 2014, उसमें से रूल 4 किस चीज का है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट का है। देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, यस, बी हमारा आंसर होगा। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी है, किसको नहीं करवानी, ये रूल 4 में बताया गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अब नॉर्मल लॉस ड्यू टू फ्लड, अब नॉर्मल लॉस ड्यू टू फ्लड और अर्थक्वेक इस चार्ज। अब नॉर्मल लॉस को चार्ज कहाँ करते हैं हम? कॉस्टिंग पीएनएल से करते हैं। ये हमने सारे सीएस में यही पढ़ा था, 1 to 24 में बार बार पढ़ा था कि अगर कोई अब नॉर्मल लॉस होता है तो कॉस्टिंग पीएनएल से हम उससे चार्ज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल। Question number 118. XBRL is a language based on, XBRL Extensible Business Reporting Language किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये सेम लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, हमारा था ये बेटा चैप्टर नंबर 7 XBRL का, जिसमें मैंने आपको कहा था कि XBRL जो है वो XML फैमिली की है। ठीक है, XML फैमिली की लैंग्वेज है। तो XML कहाँ है? ऑप्शन SQL XRL XML, सी हमारा आंसर हो जाएगा, XML फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119, पार्ट बी ऑफ एनेक्जर टू पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट की जो एनेक्जर होते हैं, 4 एनेक्जर होते हैं बताए हुए आपको, ए बी सी और डी। ठीक है। तो उनमें से पार्ट बी किसके साथ डील करता है? तो पार्ट बी डील करता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग के साथ। पार्ट बी किसके साथ डील करता है? मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करता है। ओके।
ये इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, 4 पार्ट मैंने आपको लिखाए हुए, मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी 120 CAS 14 दिल्ली 1 से 24 CS याद करने के मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको नाम कंसेप्ट याद हो जाएंगे। CS 14 किसके साथ डील करता है? पोल्यूशन कंट्रोल के साथ डील करता है। CS 14 किसके साथ डील करता है? पोल्यूशन कंट्रोल कोस्ट के साथ डील करता है। क्वेश्चन 121 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना इंक्लूड और डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि पूछा क्या है। कई बार क्या होता है, पूछा होता है इंक्लूड, हम डज नॉट इंक्लूड का आंसर करके आ जाते हैं जल्दबाजी में, ये सिर्फ जल्दबाजी में हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमें पूछा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता? रेंट ऑपरेटिंग है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, जो हमारे डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें जो खर्चे लगते हैं, ठीक है, जो मेन कोर एक्टिविटी को करने में जो पैसे लगते हैं उसको बोलते हैं रेंट, उसका पार्ट होता है। इक्विपमेंट उसका पार्ट होते हैं। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटरेस्ट हमारा सही जवाब होता है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता है। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेल फॉर्म पार्ट ऑफ। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो कौन सी कॉस्ट का पार्ट बनती है? आउटवर्ड मतलब जब हम माल बेच रहे हैं और माल को पहुंचाने का जो खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। पहली बात तो ये। अब ये कौन सी कॉस्ट में जाता है? तो ये जाता है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये किस में जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, ठीक है। इनवर्ड वाला मटेरियल में जाता है और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। रूल 6 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014 डील विद। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसके ऊपर। अभी रूल 4 पूछा था, अब रूल 6 पूछ रहे हैं। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कहा था कि ये 6 रूल के नाम आपको याद होने चाहिए, कौन सा रूल किसके साथ डील करता है। एक बार रिपीट करवा दूं। रूल 1 स्कोप, इंटाइटलमेंट और कमिटमेंट के साथ डील करता है, कि ये जो रूल्स लगे थे ये 30 जून 2014 में आए थे, ठीक है। दूसरी बात, रूल 2 डिफाइन, डेफिनेशन में दिया गया है जिसमें कई चीज़ों को डिफाइन किया गया है। रूल 3 में एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कि किसको कॉस्ट रिकॉर्ड में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किस फॉर्म में करने हैं वगैरह वगैरह उसमें बताया गया है, और किसको मेंटेन करने हैं वो हमें बताया गया है, ठीक है। रूल 4 के अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट बताया गया है। रूल 5 के अंदर जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं CRA 1, उसके बारे में बात की गई है। और रूल 6 में अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कि कब अपॉइंट करना है, कितने टाइम में करना है, वो रिपोर्ट कौन से फॉर्म में देगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रूल 6 में। तो रूल 6 हो गया हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये आंसर हो जाएगा सी, अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 124 प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ऑडिटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज शोन अंडर द एनेक्जर। कौन से एनेक्जर में दिखाया जाएगा प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को? तो ये आता है बेटा पार्ट बी के अंदर, ये दिखाया जाता है पार्ट बी के अंदर, ओके। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये सारे एनेक्जर में क्या क्या आते हैं आपको याद करने हैं। 4 ही एनेक्जर है और इनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें जरूर याद करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 एनी कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल मतलब अचानक से जो हो जाता है, ड्यू टू डेथ हो सकती है, ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, ड्यू टू डेथ हो सकती है, कहीं हो सकता है। तो कैजुअल वैकेंसी, casual vacancy in the office of post auditor shall be filed by the board of directors within कितने दिन में भरी जाती है? 30 दिन। सीधा सीधा जवाब इसका 30 दिन के अंदर। जब भी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ टर्नओवर एक्सीड 35 करोड़। कहाँ लिखा हुआ है? रूल 3 में लिखा हुआ है ऑफ CRA रूल 2014 में। 35 crores or more during the immediately preceding financial year in respect of product and services specified। तो हो गया 35 करोड़। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपको आंसर आ जाएगा और आराम से आप इनके मार्क्स गेन कर पाएंगे।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 आई थिंक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से पूछा है कि कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब कॉस्ट ऑडिटर की बात कर रहा है एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि ये चीज़ें पहले आपके सिलेबस में थी, फिर इन शेड्यूल्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देता हूँ। ठीक है, अ, ये ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ये बेटा सेकंड शेड्यूल में आपसे पूछा गया है। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसकी क्या लिस्ट है वो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है मिसकंडक्ट नहीं है, मिसकंडक्ट है। ठीक है, पर ये फर्स्ट के हिसाब से नहीं है, ये सेकंड के हिसाब से मिसकंडक्ट, सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है CAS9 किसके साथ डील करता है। CS9 पैकिंग मटेरियल के साथ डील करता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या समझा है, ये तो नाम याद करने हैं 1 से लेकर 24 तक। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो मिलेगा मेरा 6 मिनट का है। इस 6 मिनट के अंदर आप सारे CS 1 to 24 के नाम याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। ऑपरेशनल ऑडिट इज ए लेवल मैनेजमेंट ऑडिट। ऑपरेशन लेवल ऑडिट जो होती है वो कौन से लेवल की ऑडिट होती है, कौन से लेवल पे ऑडिट होती है ऐसे बोल सकते हैं। मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन और नन ऑफ द अबव। हम कहेंगे माइक्रो लेवल पे। ठीक है, क्योंकि जो वर्किंग होती है वहाँ पे होती है, तो माइक्रो लेवल कहना ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहे हैं exemptions from application of rules are provided to the company whose revenue from export in foreign exchange exceed कितना परसेंट एक्सीड करेगा एंड कंपनी ऑपरेटिंग फ्रॉम सूट। ये कहना चाह रहे हैं कि साहब पोस्ट ऑडिट, आपको याद है रूल 4 में मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, कि 3 लोगों को पोस्ट ऑडिट नहीं करवानी होती है। एक वो जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा वो जो साइज में ऑपरेट होते हैं, और तीसरा वो जिनकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75। अगर आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपके टोटल रेवेन्यू के 75% से ज़्यादा है तो आपको पोस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 131। In XBRL format, process of determining the elements that correspond to lines and columns in a financial statement and which element must be created by extension keys। ये हो जाएगा बेटा मैपिंग। मैपिंग उसमें की जाती है, जब आपने वो चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था आपको कि मैपिंग की जाती है, जो भी कॉलम्स लाइन्स वगैरह आती हैं उनके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। बिफोर सबमिशन टू द ऑडिट फॉर रिपोर्ट, before submission to the auditor for report, the form CRA3 should be signed by। CRA3 पे साइन कौन करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ एग्जाम में आने लायक है, इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने कभी आपकी बुक में जो फॉर्म नंबर CRA3 दे रखा है उसको अगर देखा है ढंग से तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म के एंड पे साइन करने की जगह दी हुई रहती है और लिखा हुआ रहता है किसको साइन करना है। तो अगर आपने वो पॉइंट देखा है तो आप इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि बेटा ये साइन करेगा सेक्रेटरी +1 डायरेक्टर। ठीक है, सेक्रेटरी +1 डायरेक्टर इसको साइन करेंगे। और अगर उस फॉर्म को जाके आप देखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप जाइए फॉर्म के एंड से देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि डायरेक्टर के साइन होने और सेक्रेटरी के साइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी लोग ये गलती कर देंगे कि वो यहाँ पे पोस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर कर देते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी और पोस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर कर देते हैं, और वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सेक्रेटरी और 1 डायरेक्टर ऑफ
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेशन यूटिलिटी और ओवन कंजप्शन। अगर आप यूटिलिटी बनाते हैं और खुद की ही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपकी लगेगी। सेल कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, या इनमें से कुछ नहीं लगेगा। बताइए, आप यूटिलिटी बना रहे हैं, खुद ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा लगेगा? नहीं। क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा? नहीं। सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। ठीक है, जो भी मतलब मटेरियल लेबर जो भी लगेगा वो तो लगेगा ही, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। और इनमें से अगर हम बात करें, ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा लगेगा। यूटिलिटी वाले में कई पॉइंट ऐसे पड़े थे कि खुद के लिए बनाएं तो क्या होगा, किसी को स्पेसिफिक सप्लाई करें तो क्या होगा, ओपन मार्केट में बेचें तो क्या होगा। तो उनमें चीज़ें जुड़ती जाएगी, जैसे सेलिंग के खर्चे जुड़ जाएंगे, अगर बेचेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जुड़ जाएंगे, वो सब जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल असेट्स लाइक अमाउंट पेड फॉर टेक्निकल नो हाउ shall not exceed from the date of available for you। ये बात कर रहा है एक्चुअल में यूजफुल लाइफ की बात कर रहा है कि इंटेंजिबल असेट की यूजफुल लाइफ कितनी होती है। देखिए वैसे तो लाइफ डिसाइड करने के कई तरीके होते हैं कि जैसे उसकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स वगैरह होते हैं, पर एक लाइफ दे रखी है मैक्सिमम। ये अजम्पशन है, ये एजम्पशन है कि 10 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं होती है इंटेंजिबल असेट। अगर आप एयर 26 को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका रेफरेंस मिलेगा कि 10 साल से ऊपर की लाइफ इंटेंजिबल एसेट की नहीं ली जाती। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, वो देख लेते हैं। पोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज डील इन द पोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में की गई है। 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है घूम फिर के, जिनके ऊपर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। वो भी किस लिए? सिर्फ नाम पूछने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था चारों के नाम, और उसके साथ आपको आंसर भी बता दिया था हर क्वेश्चन का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 102, क्योंकि 1 किसके साथ डील करता है? 101 प्लानिंग के साथ। 102 किसके साथ डील करता है भाई? डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो कि हमारा ये है। 103 किसके साथ डील करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, और ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और फोर्थ जो होता है वो एंटिटी का नॉलेज आपको होना चाहिए जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हैं। ये चारों ये हैं। तो हमें पूछा था डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए हमने कहा 10। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। एक वीडियो और इसका हम आपको देंगे जिसमें फाइनली जो भी बचे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो से आपकी मदद हो रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मिल जाए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। इसमें आपको डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, CFR, SCM, ठीक है, तो कई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इसमें बिट क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन है उन सब की वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।